हेलो एवरीवन, मैं रितिका सिंह आप सभी का यूनिक साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूं। तो जैसा कि मैं बोल सकती हूँ जूलॉजी बीएससी थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो हमारा प्रॉपर टॉपिक चल रहा था, जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास के अंदर, वो था आपका हिंदी में कहा जाता है मधुमक्खी पालन और इंग्लिश में कहा जाता है एपीकल्चर। अगर मैं सिंपल एपीकल्चर के मतलब की बात करूँ तो हिंदी वाले बच्चों को तो बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि जो कल्टिवेशन ऑफ हनी बी होता है या फिर जो कल्चर प्रोसेस होती है हनी बी की, उसी को हम एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। या हिंदी वाले बच्चे याद रखेंगे, मधुमक्खी के पालन की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम मधुमक्खी पालन या फिर इंग्लिश में हम एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। एपीकल्चर में करना क्या है कि हमें पता है कि मधुमक्खियों से या फिर जो हनी बी होती है उनसे एक बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट हम लोग प्राप्त करते हैं, या एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट जो है हमें मिलता है वो है आपका हनी, या फिर जिसे हिंदी में कहा जाता है शहद, जिसका फूड इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यानी खाद्य, मैं बोल सकती हूँ जो हमारा खाद्य उद्योग है उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इवन जो हमारा मेडिसिनल, मैं बोल सकती हूँ फील्ड होता है या मेडिसिनल जो इंडस्ट्री होती है, या फिर जिसे हम हिंदी में औषधीय, मैं बोल सकती हूँ उद्योग कहा जाता है, उसमें भी शहद का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो बिकॉज हनी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हनी बी, या फिर शहद जो है वो मधुमक्खियों से प्राप्त होता है, तो इस शहद को प्राप्त करने के लिए ही हम मधुमक्खी का पालन या फिर एपीकल्चर जो है वो करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि बेसिकली अगर मैं एपीकल्चर के लिए हनी बी की बात करूं कि कितने प्रकार की जातियां हनी बी की पाई जाती है या फिर मधुमक्खियों की कितनी जातियां पाई जाती है, तो नॉर्मली आपको ये याद रखनी है कि देयर आर 4 स्पीसीज ऑफ हनी बी, या मधुमक्खी की मुख्यतः 4 जातियां होती हैं, जिसमें पहला था आपका एपिस डॉर्सेटा, सेकंड थी एपिस, मैं बोल सकती हूँ इंडिका, थर्ड थी एपिस, मैं बोल सकती हूँ फ्लोरिया, और फोर्थ थी हमारी एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा जो है वो कॉमर्शियल बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, यानी व्यावसायिक तौर पर अगर आपको मधुमक्खी पालन करना है तो उसके लिए सबसे अच्छी जो स्पीसीज मानी जाती है, जो एक यूरोपियन जाति है, यूरोपियन स्पीसीज है और नाम है उसका एपिस, मैं बोल सकती हूँ मेलिफेरा। इतनी बात करने के बाद में हमने ये देखा कि हैबिट एंड हैबिटाट क्या होता है मधुमक्खियों का, यानी आवास और व्यवहार क्या होता है। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि हनी बी जो होती है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, या मधुमक्खियां जो होती है पूरे विश्व में पाई जाती हैं, चाहे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो, चाहे उपोष्ण क्षेत्र हो, या फिर शीतोष्ण क्षेत्र हो, यानी हो, सब ट्रॉपिकल रीजन हो या फिर टेम्परेट रीजन हो, हर रीजन में हमारी हनी बी जो है वो प्रेजेंट होती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर, मैं बोल सकती हूँ हैबिट या फिर उनके व्यवहार की अगर मैं बात करती हूँ, तो आपको ये याद रखना है कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, सॉरी ऑल ओवर द ईयर जो है वो एक्टिव रहती है, यानी पूरे वर्ष भर जो है वो सक्रिय रहती है, लेकिन केवल सर्दियों के महीनों में यानी विंटर सीजन के अंदर ये इनएक्टिव हो जाती है, यानी निष्क्रिय जो है वो हो जाती है। इतना पढ़ने के बाद में जो हमने नेक्स्ट लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर, वो था हमारा स्पीसीज, मैं बोल सकती हूँ सिस्टम एंड देयर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जिसे हिंदी में कहा जाता है जातीय संगठन, सामाजिक संगठन भी हमने देखा था। हमने 2 कंडीशन देखी थी कि अगर मैं हनी बी के बिहेवियर की बात करती हूँ या कैरेक्टरिस्टिक की बात करती हूँ, तो दे आर प्रेजेंट इन कॉलोनी कंडीशन, यानी वो कॉलोनी के रूप में उपस्थित रहती है। कॉलोनी का मतलब क्या है कि एक अकेली हनी बी या एक अकेली मधुमक्खी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। मोस्ट प्रोबेबली दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप, और उनके ग्रुप को ही हम कॉलोनी या फिर इंग्लिश में और हिंदी में सेम कॉलोनी के नाम से ही जानते हैं। हिंदी में उपनिवेश भी कहा जाता है, बट आपको इतनी टिपिकल हिंदी याद नहीं रखनी। बेसिकली दे आर कॉलोनियल, यानी वो कॉलोनी में उपस्थित होती हैं। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि दे आर पॉलीमॉर्फिक, यानी ये बहुरूपी होती है। बहुरूपी होने का मतलब क्या है कि अगर मैं इनके स्पीसीज सिस्टम की बात करती हूँ, यानी जाति तंत्र की बात करती हूँ, तो हनी बी के अंदर जो उनका जाति तंत्र होता है, यानी स्पीसीज मैं बोल सकती हूँ सिस्टम होता है, उसमें नॉर्मली 3 टाइप की हनी बी या 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। पहली हो जाती है क्वीन, जिसे रानी के नाम से भी जानते हैं, क्वीन कह देंगे हिंदी में, इंग्लिश में जो है क्वीन कहेंगे, हिंदी में जो है वो रानी के नाम से जाना जाता है। सेकंड जो होती है वो मेल हनी बी जो है वो ऑब्वियसली फीमेल होगी। सेकंड जो हनी बी होती है वो मेल हनी बी मधुमक्खी होती है, जिसे हम ड्रोन के नाम से भी जानते हैं। और तीसरी जो हनी बी होती है दैट इज द वर्कर, हम हिंदी में श्रमिक मधुमक्खी के नाम से जानते हैं। जो श्रमिक मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी होती है, उसी को हम नर मधुमक्खी को ही हम ड्रोन के नाम से जो है वो जानते हैं। तो इतनी बातें हमने कर ली थी लास्ट क्लास के अंदर। अब इन्हीं के अंदर
अंदर, मतलब बेसिकली मैं बोल सकती हूँ कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने क्वीन देखा, ड्रोन देखा और वर्कर हनी भी देखा, तो इनका कुछ स्पेसिफिक मैं बोल सकती हूँ फीचर को डिस्कस करते हैं और फिर देखेंगे कि इनका फंक्शन जो है वो क्या होता है। पहली हेडिंग डालेंगे रानी मधुमक्खी। पहली हेडिंग डालेंगे रानी मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे क्वीन हनी बी। रानी मधुमक्खी। आपको ये याद रखना है क्वीन हनी बी एक हनीकॉम्ब के अंदर, एक हनीकॉम्ब के अंदर यानी एक मधुमक्खी के छत्ते के अंदर केवल एक जो है वो क्या होती है, क्वीन होती है। याद रखना, एक मधुमक्खी के छत्ते के अंदर केवल एक जो क्वीन है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, या केवल एक मैं बोल सकती हूँ हनी बी जो है, क्वीन हनी बी जो है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो आपको ये याद रखना है कि क्वीन तो केवल कितनी होती है, एक ही होती है। क्वीन तो केवल एक ही होती है ना। तो लिखेंगे एक कॉलोनी, एक कॉलोनी, एक कॉलोनी ऑब्लिक करके मधुमक्खी के छत्ते में, एक कॉलोनी ऑब्लिक करके मधुमक्खी के छत्ते में, मधुमक्खी के छत्ते में केवल केवल एक रानी मधुमक्खी उपस्थित होती है। केवल एक रानी मधुमक्खी उपस्थित होती है। रानी मधुमक्खी उपस्थित होती है। आपको ये याद रखना है, कॉलोनी मतलब वही हनीकॉम्ब है, मधुमक्खी का छत्ता, तो उसमें एक क्वीन जो है या एक रानी जो है वो क्या होती है, उपस्थित होती है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे इन अ सिंगल कॉलोनी ऑफ हनी बी, इन अ सिंगल कॉलोनी ऑफ हनी बी, इन अ सिंगल कॉलोनी ऑफ हनी बी, हनी बी, हनी बी ऑब्लिक करके हनी कॉम्ब, COMB ऑब्लिक करके हनी कॉम्ब, हनी कॉम्ब, only a single queen honeybee, only a single queen honeybee is present, single queen honeybee is present मतलब एक कॉलोनी में एक हनीबी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यह है प्रजननक्षम, यह है प्रजननक्षम मादा मधुमक्खी, यह है प्रजननक्षम मादा मधुमक्खी, मादा मधुमक्खी होती है। यह प्रजनन सम मादा मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी होती है। शी इज द फर्टाइल, शी इज द फर्टाइल फीमेल हनीबी, शी इज द फर्टाइल फीमेल हनीबी, शी इज द फर्टाइल फीमेल हनीबी, फीमेल हनीबी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यह है आकार में बड़ी, यह है आकार में बड़ी, और कितनी बड़ी, यह है आकार में बड़ी, ब्रैकेट में लिखेंगे 15 से 20 mm होती है, होती है। यह है आकार में बड़ी और ब्रैकेट में उसका साइज भी लिख लेंगे 15 से 20 यानी 15 to 20 mm, है ना। तो हिंदी वाले बच्चे ने लिख लिया, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे इट इज लार्जेस्ट बी अकॉर्डिंग टू द साइज, it is largest honeybee, it is the largest honeybee according to the size, according to the size, according to the size, largest honeybee according to the size। ब्रैकेट में साइज लिखेंगे 15 to 20 mm, ब्रैकेट में साइज लिखेंगे 15 to 20 mm, ब्रैकेट में साइज लिखेंगे 15 to 20 mm। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ये सामान्यतः द्विगुणित, ये सामान्यतः द्विगुणित ब्रैकेट में 2n, और 2n में इसमें क्रोमोसोम पूछेंगे तो 32 गुणसूत्र युक्त होती है, 32 गुणसूत्र युक्त होती है, 32 गुणसूत्र युक्त होती है, होती है।
32 गुणसूत्र युक्त होती है, मतलब द्विगुणित होती है, डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड का मतलब 2n कंडीशन देखी जाती है। और अगर 2n में आपसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछेगा तो आपको याद रखना है कि फीमेल हनीबी के अंदर 32 क्रोमोसोम्स या 32 गुणसूत्र जो है वो क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। एंड दे आर प्रेजेंट इन डिप्लॉयड कंडीशन, यानी द्विगुणित अवस्था। n बराबर 16 हो जाता है और 2n बराबर जो है वो क्या हो जाता है, 32 हो जाता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है 32। तो कॉमनली दे आर diploid in nature. Commonly they are diploid in nature. Commonly they are diploid in nature. Diploid in nature. With having with having with having 32 chromosomes. With having 32 chromosomes. 32 chromosomes. With having 32 chromosomes. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रानी मधुमक्खी प्रतिदिन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रानी मधुमक्खी प्रतिदिन 1500 से 2000। रानी मधुमक्खी प्रतिदिन 1500 से 2000 तक अंडे देती हैं। 1500 से 2000 तक अंडे देती है। डेली देती है ये 1500 से 2000 तक अंडे। डेली इसका काम केवल एग लेइंग प्रोसेस का होता है, ये हनी बी का फॉर्मेशन नहीं करती, ये बात याद रखना। जो क्वीन हनी बी होती है या जो मादा मधुमक्खी में जो रानी मधुमक्खी होती है, क्योंकि मादा तो श्रमिक भी होती है, तो जो फीमेल हनी बी होती है, क्वीन होती है, जो उसका काम केवल एग लेइंग प्रोसेस है, केवल अंडे देना उसका काम है। बाकी वो मधुमक्खी के निर्माण मधु के निर्माण में या शहद के निर्माण में, हनी के फॉर्मेशन में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व जो है वो नहीं होती है ना। तो लिखेंगे इंग्लिश वाले बच्चे, इट डेली lays about lays lays about it daily lays मतलब अंडे देना है ना। तो it daily lays about 1500 to 2000 eggs। 2000 एग डेली देती है, इतने अंडे, है ना। चलो फीमेल हनी बी में इतना ही याद रखना है। सेकंड लिखेंगे मेल या ड्रोन। सेकंड लिखेंगे नर मधुमक्खी ऑब्लिक करके ड्रोन। मेल हनी बी ऑब्लिक करके ड्रोन। इंग्लिश में सेम लिखेंगे, मेल हनी बी ऑब्लिक करके ड्रोन। मेल हनी बी ऑब्लिक करके ड्रोन। ठीक है, चलिए ठीक है, लिखेंगे ये अगुणित मधुमक्खियां होती हैं। 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 अगुणित मतलब n होती हैं और इनके अंदर केवल 16 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, क्योंकि 2n बराबर 32 है। 2n इज इक्वल टू बेटा 32 क्रोमोसोम्स है, तो n बराबर कितना हो जाता है, 16 है ना। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे these are haploid honeybee। These are haploid honeybee having only 16 chromosomes। Having only 16 chromosomes, केवल 16 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे,
प्रत्येक कॉलोनी में लगभग, प्रत्येक कॉलोनी मतलब मधुमक्खी का छत्ता, प्रत्येक कॉलोनी में लगभग, प्रत्येक कॉलोनी में लगभग 200 नर मधुमक्खी, लगभग 200 नर मधुमक्खी ऑब्लिक करके ड्रोन उपस्थित होते हैं, ड्रोन उपस्थित होते हैं, ड्रोन उपस्थित होते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट याद रखेंगे, लिखेंगे इन ईच कॉलोनी ऑफ हनी बी, इन ईच कॉलोनी ऑफ हनी बी, इन ईच कॉलोनी ऑफ हनी बी approximate 200 approximate 200 ड्रोन्स आर प्रेजेंट। हर कॉलोनी के अंदर क्वीन तो केवल एक होगी, लेकिन मेल हनीबी या ड्रोन जो है वो 200 तक होते हैं, है ना। तो एवरी कॉलोनी, ईच कॉलोनी हैव अप्रोक्सीमेट 200 मेल हनीबी ऑब्लिक करके ड्रोन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इनका मुख्य कार्य, इनका मुख्य कार्य, इनका मुख्य कार्य जो रानी मधुमक्खी होती है उसके साथ में मैथुन की क्रिया करना होता है। तो इनका मुख्य कार्य रानी मधुमक्खी के साथ, रानी मधुमक्खी के साथ मैथुन, रानी मधुमक्खी के साथ मैथुन या इंग्लिश में कॉपुलेशन, मैथुन या कॉपुलेशन करना होता है, कॉपुलेशन करना होता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे देयर मेन फंक्शन इज, मेल हनीबी की बात करें तो देयर मेन फंक्शन इज टू मैट विद MATE, टू मैट ऑब्लिक करके कॉप्यूलेट, मैट ऑब्लिक करके कॉप्यूलेट, कॉप्यूलेट विद द क्वीन, कॉप्यूलेट विद द क्वीन, कॉप्यूलेट विद द क्वीन, है ना। इनका काम मेनली मैटिंग करना या कॉपुलेशन करना होता है विद द क्वीन हनीबी, यानी इनका जो मेन फंक्शन होता है दैट इज टू कॉपुलेट या मैट विद द फीमेल हनीबी, मादा मधुमक्खी के साथ में इनको मैं बोल सकती हूँ क्या करना होता है, मैथुन करना होता है, फिर बच्चों का निर्माण करना होता है, या फिर मैं बोल सकती हूँ जो प्रोजेनी है उसका फॉर्मेशन करना होता है। ठीक है, चलिए तीसरा लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे श्रमिक मधुमक्खी, तीसरा प्रकार लिखेंगे हनीबी का, तीसरा प्रकार लिखेंगे मधुमक्खी का श्रमिक मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी, इंग्लिश में लिखेंगे वर्कर हनीबी, श्रमिक मधुमक्खी, इंग्लिश में वर्कर हनीबी, वर्कर हनीबी। फीमेल होती है ये, फीमेल होगी तो डिप्लॉयड होगी, द्विगुणित होगी, फीमेल होगी डिप्लॉयड होगी यानी द्विगुणित होगी। और फिर उसी के साथ में आपको ये याद रखना है कि द्विगुणित होने के साथ साथ ये प्रजननक्षम नहीं होती, यानी मैं बोल सकती हूँ ये फर्टाइल नहीं होती, ये स्ट्राइल होती हैं, बांझ होती हैं, ये जनन करने में सक्षम नहीं होती है। ये बात आपको याद रखना, याद रखना है, जनन करने में सक्षम नहीं होती, दे आर स्ट्राइल यानी बांझ होती है, बंधे होती है। और दूसरी बात ये याद रख लेना कि इनका तो जीवन का उद्देश्य ही एक है, इनका लाइफ का एम ही एक है, टू बेसिकली प्रोड्यूस द हनी या फिर शहद का क्या करना, निर्माण करना। तो लिखेंगे ये भी द्विगुणित, ये भी द्विगुणित मादा मधुमक्खी, ये भी द्विगुणित मादा मधुमक्खी होती हैं, मादा मधुमक्खी होती हैं जिनमें 32 गुणसूत्र, 32 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, जिनमें 32 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे दे आर ऑल्सो डिप्लॉयड फीमेल हनीबी,
They are also diploid female honeybee. They are also diploid female honeybee with having 32 chromosomes. With having 32 chromosome, मतलब 32 गुणसूत्र होते हैं इनमें, है ना, 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये बंध है, ये बंध है मधुमक्खी, बंध है मधुमक्खी, या इंग्लिश में कहेंगे स्ट्राइल हनी बी होती है, स्ट्राइल हनी बी होती है, जो जो प्रजनन करने में सक्षम नहीं होती है, जो प्रजनन या जनन भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, जो जनन करने में, जो जनन करने में सक्षम नहीं होती है, जो जनन करने में सक्षम नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, दे आर स्ट्राइल हनीबी, दे आर स्ट्राइल हनीबी, दे आर स्ट्राइल हनीबी, विच आर, दे आर स्ट्राइल हनीबी which are not capable to do the, which are not capable to do the fertilization, which are not capable to do the fertilization, fertilization नहीं कर सकती, निषेचन करने में ये क्या होती हैं, असक्षम होती हैं, fertilization नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये मधुमक्खी, ये मधुमक्खी मतलब श्रमिक मधुमक्खी, तो ये मधुमक्खी रानी मधुमक्खी तथा, रानी मधुमक्खी तथा, रानी मधुमक्खी तथा नर मधुमक्खी, नर मधुमक्खी, सब में बेटा ये सबसे छोटी होती है ना, आकार में सबसे छोटी होती है, तो नर मधुमक्खी से आकार में, नर मधुमक्खी से आकार में छोटी होती हैं, आकार में छोटी होती हैं, आकार में छोटी होती हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, these worker honeybee are, these worker honeybee are the smallest, these worker honeybee are smallest among the queen and, among the queen and ड्रॉन हनीबी, ड्रॉन हनीबी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, श्रमिक मधुमक्खियों के मुख्य कार्य, श्रमिक मधुमक्खियों के मुख्य कार्य, श्रमिक मधुमक्खियों के मुख्य कार्य, मेन फंक्शन ऑफ वर्कर हनीबी, मेन फंक्शन ऑफ वर्कर हनीबी। पहला लिखना, पहला फंक्शन वही इंपॉर्टेंट, शहद का उत्पादन करना, शहद का उत्पादन करना, शहद का उत्पादन करना। स्टूडेंट लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन ऑफ हनी, प्रोडक्शन ऑफ हनी, प्रोडक्शन ऑफ हनी। ठीक है, चलो दूसरा पोषण प्रदान करना, पोषण प्रदान करना, पोषण प्रदान करना, पोषण प्रदान करना। इंग्लिश में लिखेंगे नरिशमेंट, नरिशमेंट। तीसरा काम लिखेंगे, पहला काम हो गया प्रोडक्शन ऑफ हनी बी,
सेकंड हो गया पोषण प्रदान करना, मतलब जितनी भी हनी बी हैं उनके लिए न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा करना, पोषण इकट्ठा करना, इन्हीं का काम होता है। फिर लिखेंगे तीसरा काम, मोम का छत्ता बनाना, मोम का छत्ता बनाना, मोम का छत्ता बनाना, फॉर्मेशन ऑफ वैक्स, वैक्स, फॉर्मेशन ऑफ वैक्स कॉम्ब, फॉर्मेशन ऑफ वैक्स कॉम्ब, फॉर्मेशन ऑफ वैक्स कॉम्ब, मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता में जो केवल छत्ता होता है वो तो मोम होता है, और उस छत्ते के अंदर जो चैम्बर्स होते हैं, कोष्ठ होते हैं, उनके अंदर हनी जो है वो भरा रहता है, शहद जो है वो भरा रहता है। तो वो जो मोम वाला छत्ता होता है वो बनाने का काम भी कौन करती है? हमारी वर्कर हनी भी करती है। मतलब जितने भी काम एक्स्ट्रा वाले हैं ना, आपको ये याद रखना है, फर्टिलाइजेशन या फिर कॉपुलेशन या फिर जिसको मैटिंग कहते हैं, मैथुन की क्रिया, निषेचन, जनन, ये काम होता है आपका फीमेल हनीबी में, क्वीन का, और मेल हनीबी यानी ड्रोन का। बाकी वर्कर हनीबी, बाकी जितने भी काम होंगे उनकी लाइफ के, वो सारे के सारे काम जो है वो कौन करती है? वर्कर हनीबी करती है। तो वो छत्ता बनाना यानी प्रोडक्शन ऑफ वैक्स, प्रोडक्शन ऑफ वैक्स कॉम, प्रोडक्शन ऑफ वैक्स कॉम, प्रोडक्शन ऑफ वैक्स कॉम, वैक्स का कॉम बनाना यानी छत्ता बनाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे मरम्मत करना, मरम्मत करना, मरम्मत करना, इंग्लिश में लिखेंगे मेंटेनेंस, मरम्मत करना, इंग्लिश में लिखेंगे मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस ऑब्लिक करके रिपेयरिंग भी लिख सकते हैं, मेंटेनेंस ऑब्लिक करके रिपेयरिंग, मेंटेनेंस ऑब्लिक करके रिपेयरिंग। फिर लिख लेंगे सफाई करना, सफाई करना, सफाई करना, इंग्लिश में लिखेंगे क्लीनिंग, सफाई करना या इंग्लिश में लिखेंगे क्लीनिंग। सफाई करना या फिर क्लीनिंग, क्लीनिंग। और फिर लिख लेंगे हवा करना, हवा करना, हवा करना या फिर फैनिंग, हवा करना, इंग्लिश में लिखेंगे फैनिंग, हवा करना या फिर इंग्लिश में लिखेंगे फैनिंग, फैनिंग। एक बार ये सारे काम नोट करेंगे फिर चलेंगे आगे। एक बार ये सारे काम नोट करेंगे फिर चलेंगे आगे।
चलिए, तो पिछले स्लाइड में हमने सारे काम पढ़े जो हमारे वर्कर हनी बी होती है। वर्कर हनी बी के काम में यानी इन द फंक्शन ऑफ वर्कर हनी बी हमने फॉर्मेशन ऑफ हनी देखा, शहद का निर्माण देखा, नरिशमेंट देखा, पोषण देखा। उसके अलावा मोम का छत्ता बनाना यानी फॉर्मेशन ऑफ, मैं बोल सकती हूँ आपका वैक्स कॉम का फॉर्मेशन करना, मेंटेनेंस करना, क्लीनिंग करना और फैनिंग करना, ये सारे हो जाते हैं हमारे वर्कर हनीबी के फंक्शन यानी श्रमिक मधुमक्खी क्या कार्य करती है वो पॉइंट होता है हमारा पूरा। और अगला जो पॉइंट है वो है रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल। रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल, हिंदी में कहेंगे प्रजनन तथा जीवन चक्र। प्रजनन तथा जीवन चक्र मतलब इनका रिप्रोडक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, और फिर ये रिप्रोडक्शन अगर कर रहे हैं तो बाद में ये देखा जाएगा कि रिप्रोडक्शन करने के बाद में इनका जो प्रोजेनी बनती है, जो संतति बनती है, उसका लाइफ साइकिल जो है वो किस तरीके से होता है या उनका जीवन चक्र जो है वो किस तरीके से पूरा होता है। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे न्यूपिटल फ्लाइट। पहला जो हेडिंग डालना है वो लिखना है न्यूपिटल फ्लाइट एंड कॉपुलेशन। न्यूपिटल फ्लाइट एंड कॉपुलेशन पहली हेडिंग डालने, न्यूपिटल, मैं बोल सकती हूँ आपका न्यूपिटल पहला जो हेडिंग लिखेंगे वो लिखेंगे न्यूपिटल फ्लाइट एंड कॉपुलेशन। इसको हिंदी में कहा जाता है विवाह उड़ान तथा मैथुन प्रक्रिया। विवाह उड़ान तथा मैथुन प्रक्रिया। विवाह उड़ान तथा मैथुन प्रक्रिया। अब इसमें होगा क्या, पहले वो समझेंगे और फिर इसकी थ्योरी जो है वो लिख लेंगे। आपको सीधे ये याद रखना है कि जो फीमेल क्वीन हनी बी होती है यानी मादा मधुमक्खी जो रानी होती है वो हवा में यानी एयर के अंदर बहुत ऊंचाई तक जो है वो फ्लाई करती है, यानी सिंपल मैं बोल सकती हूँ बहुत ज़्यादा हाइट तक जो है वो क्या करती है, फ्लाई करती है, उड़ती है। इसी उड़ान को हम विवाह उड़ान के नाम से जानते हैं। जब वो हवा में बहुत ऊंची उड़ती है तो उसके साथ में जो मेल, मैं बोल सकती हूँ ड्रोन्स होते हैं, जो नर मधुमक्खियां होती हैं, वो भी साथ में क्या करते हैं, उड़ान भरती है। आपको ये याद रखना है, जैसे ही क्वीन बहुत ऊंची ऊंचाई पर जो है उड़ान भरेगी तो इसी को हम न्यूपिटल या मैं बोल सकती हूँ फ्लाइट के नाम से जानते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको न्यूपिटल फ्लाइट कहते हैं और हिंदी में से विवाह उड़ान के नाम से जानते हैं। ड्रोन भी फ्लाई करते हैं साथ में, ड्रोन जो है या मेल हनी बी जो है वो भी साथ में उड़ते हैं। और आपको ये याद रखना है कि जो फीमेल क्वीन हनी बी होती है यानी मादा रानी मधुमक्खी जो होती है वो मेल ड्रोन के जो स्पम्स होते हैं यानी शुक्राणु जो होते हैं उसको हवा में ही क्या करती है, एक्सेप्ट जो है वो करती है, यानी एयर के अंदर ही क्या करती है, एक्सेप्ट जो है वो करती है ना। चलिए तो लिखेंगे रानी मधुमक्खी नर मधुमक्खी के साथ, रानी मधुमक्खी नर मधुमक्खी के साथ हवा में ऊंचाई तक उड़ान भरती है। हवा में ऊंचाई तक उड़ान भरती है। इसे विवाह उड़ान या फिर इंग्लिश में न्यूपिटल फ्लाइट कहा जाता है। न्यूपिटल फ्लाइट कहा जाता है। ठीक है,
हिंदी वाले बच्चों ने लिख लिया है कि जो रानी मधुमक्खी होती है यानी फीमेल जो क्वीन हनी बी होती है, वो मेल हनी बी यानी ड्रोन के साथ में आकाश में, ऑब्वियसली हवा में यानी आकाश में ऊंचाई तक उड़ान जो है वो भरती है, जिसे विवाह उड़ान या न्यूप्टियल मैं बोल सकती हूँ फ्लाइट कहते हैं। और इसी में एक पॉइंट और मेंशन कर लेंगे, मैथुन की क्रिया, मैथुन की क्रिया, मैथुन यानी कॉपुलेशन, मैथुन की क्रिया भी, मैथुन की क्रिया भी हवा में ही होती है, मैथुन की क्रिया भी हवा में ही होती है, हवा में ही होती है, मतलब कॉपुलेशन जो है वो भी हवा में ही होता है। कॉपुलेशन प्रोसेस जो है इट ऑल्सो अकर इनसाइड द या इन द एयर, हवा में ही इनका मैथुन जो है वो होता है। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे द क्वीन हनी बी, द क्वीन हनी बी फ्लाइज हाई, द क्वीन, हिंदी वाले बच्चे एज इट इज लिख लेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे द क्वीन हनी बी फ्लाइज, FLIES, फ्लाइज हाई इन द स्काई, फ्लाइज हाई इन द स्काई, फ्लाइज हाई इन द स्काई along with the, along with the male honeybee, along with the male honeybee, along with the male honeybee, ऑब्लिक करके ड्रॉन्स, along with the male honeybee, ऑब्लिक करके ड्रॉन्स, ऑब्लिक करके ड्रॉन्स, ड्रॉन्स, which is known as, which is known as, which is known as nuptial flight, which is known as nuptial flight, which is known as nuptial flight, and copulation also take place in, and copulation, and copulation also take place in, also take place in, also take place in mid air, mid air, mid air। चल नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे रानी मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी मैथुन क्रिया के दौरान, रानी मधुमक्खी मैथुन क्रिया के दौरान हवा में ही, हवा में ही, हवा में ही नर मधुमक्खी से, नर मधुमक्खी से, नर मधुमक्खी या ड्रोन से, नर मधुमक्खी या ड्रोन से शुक्राणु प्राप्त करती है, नर मधुमक्खी या ड्रोन से शुक्राणु प्राप्त करती है, शुक्राणु प्राप्त करती है, शुक्राणु प्राप्त करती है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे द क्वीन, द क्वीन रिसीव स्पर्म्स, द क्वीन रिसीव स्पर्म्स, द क्वीन रिसीव स्पर्म्स, स्पर्म्स from the male honeybee, from the male honeybee, from the male honeybee, honeybee ऑब्लिक करके ड्रोन, मेल honeybee ऑब्लिक करके ड्रोन, मेल honeybee ऑब्लिक करके ड्रोन ड्यूरिंग द, ड्यूरिंग द कॉपुलेशन प्रोसेस, मतलब जब कॉपुलेशन होता है तो फीमेल हनीबी जो है वो मेल हनीबी से शुक्राणु जो है वो ग्रहण करती है या फिर स्पर्म्स जो है वो क्या करती है, रिसीव करती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ये शुक्राणु, ये शुक्राणु, ये शुक्राणु मादा या रानी मधुमक्खी के, ये शुक्राणु मादा मधुमक्खी या रानी मधुमक्खी के स्पर्म थिका, एक स्ट्रक्चर होती है बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें स्पर्म सुरक्षित रहते हैं, तो स्पर्म थिका, स्पर्म थिका
में जीवन भर, स्पर्म थिका में, स्पर्म थिका में जीवन भर, जीवन भर सुरक्षित रहते हैं, जीवन भर सुरक्षित रहते हैं, जीवन भर सुरक्षित रहते हैं, जीवन भर सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे दीज स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन द स्पर्म थिका, these sperms are stored in the, these sperms are stored in the sperm theca of, sperm theca of, sperm theca of queen honeybee, sperm theca of queen honeybee, queen honeybee throughout her life, throughout her life। ठीक है, और लास्ट पॉइंट लिख लेंगे, इन्हीं शुक्राणुओं का उपयोग, इन्हीं शुक्राणुओं का उपयोग, इन्हीं शुक्राणुओं का उपयोग रानी मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी जीवन भर, रानी मधुमक्खी जीवन भर, जीवन भर निषेचन के लिए प्रयोग करती है, निषेचन के लिए प्रयोग करती है, निषेचन के लिए प्रयोग करती है। मतलब पहले एक ही बार में स्पर्म्स को रिसीव करती है और फिर खुद एग देती है। तो पहले मैं बोल सकती हूँ जो स्पर्म है वो स्टोर्ड है उसके स्पर्म थिका में, और स्पर्म थिका से जो स्पर्म्स है वो धीरे धीरे आते हैं, और जो फीमेल क्वीन का जो एग होता है, ओवम होता है, अंड कोशिका होती है, उसके साथ में फर्टिलाइजेशन हमेशा जीवन भर जो है वो होता रहता है। लेकिन ये याद रखना कि न्यूपिटल फ्लाइट जो है या फिर जो विवाह उड़ान है वो केवल एक बार होती है, और केवल एक बार मैथुन होता है। क्वीन जो है वो केवल एक बार कॉपुलेशन करती है, एक ही बार मैथुन करती है, और एक ही बार में बहुत सारे स्पर्म्स को रिसीव कर लेती है, बहुत सारे शुक्राणुओं को रिसीव करती है, ग्रहण करती है, और उन्हें अपनी बॉडी के स्पर्म थिका, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें स्पर्म्स या शुक्राणु संग्रहित रहते हैं, तो स्पर्म थिका में स्टोर रखती है, और फिर लाइफ टाइम उन स्पर्म्स का क्या करती है, फर्टिलाइजेशन के लिए यूज करती है ना। तो इन्हीं शुक्राणुओं का उपयोग रानी मधुमक्खी जीवन भर निषेचन के लिए करती है ना। तो जीवन भर निषेचन के लिए करती है, डायरेक्टली लिख लेंगे, प्रयोग दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे दीज स्टोर्ड स्पर्म्स आर, these stored sperms are, these stored sperms are used throughout the queen's life, queen's life, these stored sperms are used throughout the queen's life to fertilize the eggs, to fertilize the egg, to fertilize the egg। और यहीं पर ये विवाह उड़ान वाला पॉइंट होता है पूरा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अंडे तथा अंडे देने की प्रक्रिया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अंडे तथा अंडे देने की प्रक्रिया, अंडे तथा अंडे देने की प्रक्रिया, अंडे तथा अंडे देने की प्रक्रिया। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे एग एंड, एग एंड एग लेइंग प्रोसेस, एग एंड एग लेइंग प्रोसेस, एग लेइंग प्रोसेस। पहला हेडिंग था न्यूपिटल फ्लाइट एंड कॉपुलेशन, यानी विवाह उड़ान और मैथुन की क्रिया। अब मैथुन हो चुका है, स्पर्म्स जो हैं वो फीमेल ने रिसीव कर लिए हैं, तो अब वो किस तरीके से आगे एग बनाएगी, एग लेइंग प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होगी वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए लिखेंगे मैथुन क्रिया के 3-4 दिन बाद, मैथुन क्रिया
मैथुन यानी कॉपुलेशन प्रोसेस, कॉपुलेशन प्रोसेस, मैथुन क्रिया, मैथुन क्रिया के 3-4 दिन बाद, मैथुन क्रिया के 3 से 4 दिन बाद मादा मादा ऑब्लिक करके रानी मधुमक्खी अंडे देना, और मादा मधुमक्खी अंडे देना प्रारंभ करती है, अंडे देना प्रारंभ करती है। मतलब कॉपुलेशन हो जाएगा, उसके 3 से 4 दिन के बाद में जो फीमेल हनी बी या क्वीन हनी बी होती है, ये एग लेइंग प्रोसेस या अंडे देना जो है वो क्या करती है, स्टार्ट करती है ना। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे एग लेइंग मतलब अंडे देना। तो एग लेइंग starts about starts about starts about 3 to 4 days after 3 to 4 days after 3 to 4 days after copulation 3 to 4 days after copulation 3 to 4 days after copulation। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये अंडे 2 प्रकार के होते हैं, ये अंडे 2 प्रकार के होते हैं, ये अंडे 2 प्रकार के होते हैं। These eggs are is of these eggs are is of 2 types। These eggs are of 2 type। अंडे 2 प्रकार के होंगे, एक जिनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, एक जिनका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो एक लिखेंगे निषेचित अंडे, निषेचित अंडे, या इंग्लिश में कहेंगे फर्टिलाइज्ड एग, निषेचित अंडे या फिर फर्टिलाइज्ड एग। और दूसरा हो जाएगा अनिषेचित अंडे, अनिषेचित अंडे, अनिषेचित अंडे, इंग्लिश में कहेंगे अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग्स। एक हो जाएगा फर्टिलाइज्ड एग और दूसरा हो जाएगा अनफर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड एग। निषेचित अंडा और दूसरा हो जाएगा अनिषेचित अंडा। भाई निषेचित अंडे का मतलब क्या है, फर्टिलाइज्ड एग मतलब जो एग बना है उसका फर्टिलाइजेशन हो गया है विद द स्पर्म, यानी शुक्राणु के साथ में निषेचन हो जाएगा। और दूसरा ऐसा अंडा होगा जिसको शुक्राणु जो है वो निषेचित नहीं कर पाएगा। तो निषेचित अंडे में लिखेंगे, निषेचित अंडे में लिखेंगे इस अंडे का शुक्राणु के साथ, इस अंडे का शुक्राणु के साथ, इस अंडे का शुक्राणु के साथ निषेचन हो जाता है, इस अंडे का शुक्राणु के साथ निषेचन हो जाता है, इस अंडे का शुक्राणु के साथ निषेचन हो जाता है। निषेचित अंडे में लिखना है इस अंडे का शुक्राणु के साथ निषेचन हो जाता है। ठीक है। दिस एग गेट फर्टिलाइज्ड विद, दिस एग गेट फर्टिलाइज्ड विद स्पर्म, स्पर्म डायरेक्टली लिखेंगे दिस एग गेट फर्टिलाइज्ड विद स्पर्म, स्पर्म। दूसरे में लिखेंगे
इस वाले में लिखेंगे अनफर्टिलाइज्ड एग में या फिर अनिषेचित अंडे में। इस अंडे का शुक्राणु के द्वारा, इस अंडे का शुक्राणु के द्वारा निषेचन, इस अंडे का शुक्राणु के द्वारा निषेचन नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। इस अंडे का शुक्राणु के द्वारा निषेचन नहीं किया जाता है। दिस एग इज नॉट गेट फर्टिलाइज विद, अनफर्टिलाइज्ड एग में लिखेंगे इंग्लिश वाले स्टूडेंट, दिस एग इज नॉट गेट फर्टिलाइज विद, not get fertilized with, this egg is not get fertilized with sperm cell, sperm cell, sperm cell। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, निषेचित अंडे के द्वारा, निषेचित अंडे के द्वारा, निषेचित अंडे के द्वारा द्विगुणित, निषेचित अंडे के द्वारा द्विगुणित मादा मधुमक्खी, द्विगुणित मादा मधुमक्खी। अब मादा मधुमक्खी में हो सकता है क्वीन मर जाए तो क्वीन बन जाएगी, वरना वर्कर बन जाएगी, रानी या श्रमिक का निर्माण होता है, का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अनिषेचित अंडे के द्वारा, अनिषेचित अंडे के द्वारा, अनिषेचित अंडे के द्वारा अगुणित, अगुणित मतलब एन, हैप्लॉइड, अगुणित यानी एन नर मधुमक्खी, नर मधुमक्खी ऑब्लिक करके ड्रोन, ड्रोन का निर्माण होता है, 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 ड्रोन का निर्माण होता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू, फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्ड इनटू या डेवलप इनटू डिप्लॉयड फीमेल हनी बी, डिप्लॉयड फीमेल हनी बी, डेवलप्ड इनटू डिप्लॉयड फीमेल हनी बी, डिप्लॉयड फीमेल हनी बी। ब्रैकेट में लिखेंगे क्वीन और वर्कर, क्वीन और वर्कर, क्वीन और वर्कर, क्वीन और वर्कर, और इसमें लिखेंगे while the unfertilized egg develops into, while the unfertilized egg, while the unfertilized egg developed into, developed into haploid, developed into haploid male honeybee, develops into haploid male honeybee, male honeybee ऑब्लिक करके ड्रॉन। सिंपल ये याद रखना है कि देखो स्पर्म तो फीमेल जो क्वीन थी उसके पास में थे, लेकिन हर एग का फर्टिलाइजेशन हो इट इज नॉट पॉसिबल, हर अंडे का निषेचन हो जाए यह संभव नहीं होता। तो अंडे जो है वो दो प्रकार के हो जाएंगे, एग जो है वो दो टाइप्स के हो जाएंगे, या तो उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा या फिर उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर उनका फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइज्ड एग कहलाएंगे, अगर निषेचन हो जाएगा तो निषेचित अंडे कहलाएंगे, अगर निषेचन नहीं होगा, अगर निषेचन नहीं होगा तो वो फिर हमारे अनफर्टिलाइज्ड एग कहलाएंगे। आपको ये याद रखना है कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है यानी निषेचित अंडा होता है उससे फीमेल हनी भी बनती है, मादा मधुमक्खी बनती है, और जो हमारा अनफर्टिलाइज्ड एग होता है यानी अनिषेचित अंडा होता है उससे मेल हनी बी यानी ड्रोन का क्या होता है फॉर्मेशन। इनका फॉर्मेशन सिंपल थ्योरेटिकल तो हमने देख लिया कि ऐसे होता है, बाकी एक फ्लो चार्ट बनाकर हम समझेंगे कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, ये पूरी प्रोसेस हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।